अपन पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग। जो मुख्य मुख्य उद्योग थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इनसे क्या समस्या उत्पन्न होती है, यह है इसमें देखो औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण अब अपन ने पहले पढ़े थे कि किन किन क्षेत्रों में अपने भारत में उद्योगों का वितरण है। सूती वस्त्र पढ़ा था, कागज पढ़ा था, सीमेंट पढ़ा था। तो किन किन क्षेत्रों में वो उद्योग विकसित हैं और क्यों हैं ये भी बता दिया था कि ये मेनली उसमें कच्चे माल के समीप है। जैसे पिछले लेसन में अपने विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पढ़े थे, तो जहाँ जहाँ पर खनिज पदार्थ या जो उस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध है वहाँ पर इन उद्योगों का स्थानीकरण अधिक है। तो अब इनसे उद्योगों से फायदे तो अपन ने जैसे उसमें देख लिया कि कितना उत्पादन होता है, कितना अपने सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है, लेकिन कुछ इसकी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, वो है औद्योगिक प्रदूषण। अब जितना ज़्यादा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, आप देखते हो जैसे अपने जो ये महानगर हैं अपने भारत में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद या कानपुर, ये जितने भी महानगर हैं इसमें प्रदूषण अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक तो जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब जनसंख्या अधिक निवास करने का भी कारण यही है, एक मेन कारण उसमें से ये है कि वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए तो वहाँ नगरों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर प्रवास करते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं, क्योंकि जहाँ काम करेगा व्यक्ति वहीं तो रहेगा। तो उद्योगों के कारण उनको रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें ये औद्योगिक प्रदूषण पैदा हो जाता है। प्रदूषण किस प्रकार से, एक तो जो ये मशीनें वगैरह उद्योगों में जो काम में ली जाती हैं उनसे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। इनसे अपशिष्ट पदार्थ जो उद्योग में अपन जैसे जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं उसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो क्या करते हैं, नगर में कहीं भी, शहर में या तो कचरे के रूप में डाल देते हैं या जैसे कोई नदी क्षेत्र है उसमें बहा देते हैं। तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। आप जैसे देखते हो अपने यहाँ जैसे दिल्ली नजदीक है, तो दिल्ली की अपन को स्थिति पता रहती है ना। अब जैसे यहाँ से लोग जाते हैं दिल्ली, काफी लोगों को ये समस्या आती है कि वहाँ का अपन को एनवायरनमेंट सूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, तो इसलिए वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उस प्रदूषण से। और वो प्रदूषण किस लिए है? पहला तो जनसंख्या, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। जैसे जनसंख्या, आपके इसमें कारण तो नहीं बता रखे, लेकिन ये मैं नॉलेज के लिए बता देती हूँ। जैसे पहला तो है जनसंख्या की अधिकता, कि इनमें जनसंख्या अधिक रहती है। ठीक है, अधिक क्यों रहती है यह बता दिया कि जैसे उद्योगों का वहाँ विकास होता है, इसलिए रोजगार के शिक्षा का स्तर उच्च होता है। जैसे हाई एजुकेशन के लिए आप अब यहाँ जैसे छोटा शहर है जिला लेवल पे, लेकिन अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाते हो ना, दिल्ली जाओगे यूनिवर्सिटी में, या जैसे अपने यहाँ जयपुर है, राजधानी जयपुर जाओगे, जोधपुर जाओगे, जहाँ जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहीं तो जाके पढ़ाई करोगे हायर एजुकेशन के लिए। तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं वहीं पे रोजगार ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे पढ़ाई करेंगे वहीं उनके रोजगार के अवसर ज्यादा रहते हैं ना। अब जैसे कोई इंजीनियरिंग कर आया तो वो यहाँ झुंझुनू में आके क्या करेगा, उसकी जॉब जहाँ मिलेगी उसको, या उसके लिए जो काम मिलेगा वही तो जाके रहेगा, चाहे वो बेंगलोर जाए, चाहे हैदराबाद जाए, चाहे गुड़गांव जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे मुंबई जाए। तो जनसंख्या की अधिकता के कारण भी प्रदूषण होता है। दूसरा मेन होता है उद्योग का विकास या औद्योगिकरण भी कह सकते हो, उद्योगों के विकास के कारण। अब अपन औद्योगिक प्रदूषण ही पढ़ रहे हैं। अब उद्योगों के द्वारा किस प्रकार से प्रदूषण होता है अपन को ये कारण जानने हैं। ये मैंने बता दिया कि इसमें एक तो जो मशीनें चलती हैं उससे सारे प्रदूषण होते हैं। मशीनों से धुआं निकलता है, विभिन्न प्रकार की गैसें छोड़ती हैं मशीनें, तो उनसे वायु प्रदूषण होता है।
जो उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो जैसे माल तैयार होने में जो बचता है, वो लोग क्या करते हैं, नदी अगर नदी जैसे पास है तो उस पानी में वो बहा देते हैं, तो वो जल प्रदूषण हो गया। फिर एक इसमें होता है ध्वनि प्रदूषण, कि जो मशीनों की आवाज है ना, आप जैसे देखते हो कि जहां पर कोई भी फैक्ट्री लगी होती है तो उसमें मशीनों की आवाज होती है, तो वहां पे रहना मुश्किल हो जाता है लोगों का, लेकिन वो कम क्षेत्र की वजह से वहां रहना तो पड़ता ही है। तो इस वजह से भी सभी प्रकार के मतलब प्रदूषण इन्हीं से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो इनसे मुख्य समस्याएं यही हो रही हैं कि औद्योगिक जो प्रदूषण है, उद्योगों का विकास भी करना जरूरी है, लेकिन इनसे कुछ हानियां भी हो रही हैं। लाभ के साथ साथ हर चीज का लाभ और हानि दोनों फैक्टर होते हैं, तो उनके से कुछ हानियां भी हो रही हैं। वही अपन देखो, इसमें ये मैंने बता दिया, अब अपन पढ़ लेते हैं इसमें। जैसे देखो लाइन में आज बुक ले आए तो औद्योगिक प्रदूषण में विनिर्माण उद्योग जहाँ देश के आर्थिक तंत्र के विकास में सहायक है, वहीं देश में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता एवं प्रकृति में विनाश में सहायक रहे हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ है वहाँ नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ है। मैंने अभी बताया ना कि एक तो जनसंख्या की अधिकता, नगरीकरण। नगरीकरण से समझ गए ना, मतलब कि नगरों का अधिक विकास हो रहा है। अब नगरों का विकास किस लिए होता है, जहां पर जनसंख्या अधिक रहती है उसी से तो बड़े बड़े नगर बनते हैं। जैसे महानगर उन्हें तो जनसंख्या के आधार पे इनका आकलन कर रखा है, जैसे नगर, महानगर, फिर ये सन नगर भी बोलते हैं उनको आबादी के अनुसार। तो इन जो महानगरों की जनसंख्या है वो नगरीकरण के कारण ही है, क्योंकि नगरों में या शहरों में जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं इसलिए वो जनसंख्या उधर ज्यादा बस जाती है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत, अपन ये क्षेत्र पढ़े थे ना उद्योगों में भी, मुख्य मुख्य उद्योग इन्हीं क्षेत्रों में तो विकसित हैं। इन नगरों में जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक ऊंचे है। देश में केंद्रीय जलमल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा और उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है। गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, पहले पवित्र मानते थे ना गंगा को। अब उद्योगों का विकास अधिक होने के कारण, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जैसे गंगा है उसका अपवा क्षेत्र अधिक है, और इसकी सहायक जो नदियां हैं वो जैसे बड़े बड़े शहरों के पास से गुजरती हैं, तो उनमें उद्योगों का क्या करते हैं, वो अपशिष्ट जो मतलब बचता है ना बेकार, वो उसमें कूड़ा जो बचता है वो उसमें डाल देते हैं नदियों में, तो वो नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। इसी प्रकार गोमती नदी लखनऊ के समीप, अब लखनऊ कहाँ है तुम्हें पता होना चाहिए, कहाँ है, कल ही बताया था ना मैंने, यूपी में। तो गोमती नदी लखनऊ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण, अब कागज और गन्ना उद्योग यहाँ क्यों विकसित है, हाँ यूपी में सबसे अधिक, जैसे अपने पिछले लेसन में कृषि में भी पढ़ा था ना, यूपी में सबसे अधिक गन्ना उत्पादित होता है, यूपी, ये बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो देखो अब ये तीन चीजें अगर एक लाइन पढ़ो ना आप, तो उसमें देखा करो कि जैसे कृषि से संबंधित हो गया, गन्ना उत्पादन अपन पढ़ते हैं तो उसके मुख्य क्षेत्र करते हैं। अब इसमें लखनऊ में कागज और गन्ना उद्योग, गन्ना से कौन सा उद्योग स्थापित किया जाता है, कागज, और मेन चीनी होता है, चीनी उद्योग, क्योंकि गन्ने से चीनी बनती है, और चीनी बनाने के बाद जो अपशिष्ट बचता है ना, जो छिलका, चीनी तो उसके रस से बनती है, और जो छिलका बनता है लुगदी, कल ही बताया था ना मैंने, उससे कागज बनता है। अक्सर मछलियां अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुका है, कि अक्सर मछलियां मरी हुई पाई जाती हैं, क्योंकि नदियों में मत्स्य पालन अधिक किया जाता है, तो इससे प्रदूषित, अब मछलियों को भी शुद्ध जल, जैसे स्वस्थ जल की जरूरत रहती है, क्योंकि वो सांस, जैसे पानी में जो जीव जंतु रहते हैं ना, वो पानी में ही सांस लेते हैं, तो उनके लिए शुद्धता होना जरूरी है। जैसे सूर्य का प्रकाश उन तक पहुंचना चाहिए, जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ना, जैसे गर्म और ठंडे क्षेत्र जहाँ मिलते हैं वहां मत्स्य पालन अधिक होता है, गर्म और ठंडी धाराएं बोल सकते हो आप महासागरों में, तो वहां पर मत्स्य पालन, क्योंकि उनको एक फिक्स होता है, जैसे
अपन ज्यादा ठंड में नहीं रह सकते ना और ज्यादा गर्मी में भी, तो वो भी तो जीव ही हैं, तो उनका भी स्वभाव है, जैसे वो पानी में रहते हैं उनका स्वभाव ही नेचर ये है, लेकिन उनको ग्रोथ करने के लिए, जीने के लिए, सांस लेने के लिए शुद्ध पानी, स्वस्थ पानी होना चाहिए, धूप भी आनी चाहिए उसमें, तभी वो सांस ले पाते हैं। अन्यथा अगर उसको प्रदूषित कर दिया ना तो वो फिर बिना सांस के वो मर जाते हैं, उनका दम घुटने। जैसे अपने यहाँ ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, जैसे धुआं धुआं हो रहा है कहीं, तो अपन को सांस नहीं आता ना। इसी प्रकार से ये जो महासागरीय जीव जंतु होते हैं ना, उनका भी यही हाल होता है, चाहे वो अंदर मिले या चाहे थोड़ा ऊपर मिले छिछले जल में। अब देखो इसमें एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महासागरीय जनसंख्या सांस की समस्या से, बीमारियों से ग्रसित हो गई है। 30% महासागरीय जनसंख्या, महासागरीय है, सॉरी हाँ, महानगरीय जनसंख्या। महानगरों का मतलब जैसे इसमें जनसंख्या के आधार पे ही नगर महानगर इनका आकलन किया हुआ है। 10 लाख से अधिक जहाँ जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर महानगर है, उससे 50 लाख से अधिक वो उससे भी बड़े नगर होते हैं, उन्हें सन्नगर बोलते हैं। ठीक है, ये सभी बीमारियां वायु में हानिकारक विषैले तत्वों कार्बन, शीशा, सल्फर व अन्य कारक नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव में विभिन्न भयानक बीमारियां जैसे कैंसर, रक्त तथा चमड़ी संबंधी बीमारियों को जन्म देती है। अब इससे देखो ये जो विभिन्न प्रकार की, जैसे आजकल उद्योगों का जितना विकास हो रहा है ना टेक्नोलॉजी का, उतना ही इनका दुष्प्रभाव है। जैसे अपन फैसिलिटी के लिए कूलर चलाते हैं, कूलर तो शुद्ध है, बस बिजली की खपत होती है, लेकिन बाहर की हवा को वो ठंडा करके अंदर करता है। इसका ऑप्शन अपन ने क्या निकाला, बिल्कुल जल्दी से न आवाज होगी उसमें, एसी। अब एसी चलाते हैं, एसी में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना ये छोड़ता है एसी, तो इससे प्रदूषण अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है जो अपना पर्यावरण है ना। अब ये जो बीमारियां हो रही हैं जैसे कैंसर की हैं, ये स्किन की बीमारियां हैं, त्वचा संबंधी, ये इसी गैस की अधिकता के कारण हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि देखो आप पहले आपने प्राचीन काल में देखते थे कैंसर किसी के होती थी, नहीं होती थी। अब जो बीमारियां हैं वो पहले कोई नहीं होती थी, क्योंकि जब शुद्ध खान पान था, इतना उद्योगों का विकास नहीं था। इसका कारण मेनली ये है कि कोई भी चीज का जैसे ज्यादा होगा, अब मोटर व्हीकल ज्यादा चलते हैं ये, तो ये भी तो गैस छोड़ते हैं ना। फिर पेट्रोलियम की खपत होती है, तो उससे ये पेट्रोल जो संसाधन है वो नवीनीकरण है वो कम होता जा रहा है। तो अभी देखो ये सारी कंपनियां में होड़ लगी हुई ना इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के लिए, या जो एलपीजी गैस से जो चलते हैं ये सीएनजी गैस से चलते हैं, इन व्हीकलों का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ना, क्योंकि ये नवीनीकरण संसाधन है। अपन ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है ना कि जो नवीनीकरण संसाधन है जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। तो अब जितनी, जैसे आप देखोगे शहरों में, क्योंकि शहरों में जगह कम होती है, अब आजकल ये बिल्डिंगें बनने लग गई, मल्टीप्लेक्स जो बिल्डिंगें होती हैं, कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं ना सोसाइटी में, 10-10, 12-12 मंजिलें। अब उनमें आप देखोगे कूलर लगाने की जगह ही नहीं होती, पंखे में अकेला काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण ऐसा है। तो सब घरों में एसी लगे मिलेंगे। अब एसी में अंदर का तो टेम्परेचर ठीक हो जाता है, लेकिन आप बाहर निकल के देखोगे ना एसी से, तो इतनी हीट, क्योंकि वो कार्बन, मीथेन जो ये गैसें होती है ना ये छोड़ता है वो इससे, और इससे अत्यधिक प्रदूषण होता है। आपको बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता, ये जो शहरों में जहाँ बिल्डिंग होती है, बड़े शहरों में यही हाल है। तो इसीलिए अब क्या कर रहे हैं लोग, जनसंख्या जैसे जो समर्थ है, जैसे रोजगार के लिए तो जाना ही पड़ता है, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है वो क्या करते हैं, बड़े महानगरों से निकलकर छोटी जगह पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि अब अपन धीरे धीरे देखो ये कोरोना हुआ जैसे, इसमें 2 महीने बिल्कुल लॉकडाउन रहा ना पूरा भारत, तो इसमें आपने देखा होगा, टीवी में भी दिखाते थे, अखबार में भी आती थी कि कितना प्रतिशत प्रदूषण कम हो गया था। क्यों? क्योंकि ना तो व्हीकल नहीं चले, पेट्रोल की खपत नहीं हुई, अंदर जैसे घर में ही रहे लोग, तो कोई जरूरत ही नहीं
तो वो प्रदूषण काफी कम आने जाने में इनमें। तो अब आप कई जगह ऐसे नहीं आती थी कि जयपुर में या दिल्ली में कई जैसे जो सर्किल थे उन पे पक्षी कोई भी दिखता नहीं था, और अब वो सर्किल वगैरह पक्षियों से भरे रहते हैं, क्योंकि ये जातियां जैसे जो पशु पक्षी हैं इनकी विलुप्त होती जा रही है। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है ना, ये प्रदूषण के कारण और अधिक जनसंख्या के कारण, क्योंकि इनको जो प्राकृतिक आवास है ना, जैसे ये स्वभाव है जीव का कि उसका अगर आप प्राकृतिक आवास की जगह उसका कृत्रिम कर दोगे ना, तो कृत्रिम में वो नहीं रह पाता है। ये कहावत भी आपने सुनी होगी ना तोते वाली, कि चाहे आप सोने के पिंजरे में रख दो उसको, लेकिन उसको उतना सेटिस्फाई वो नहीं रहता है जिंदगी में, क्योंकि वो एक बंधन हो गया ना। आप घर में जब रखते हो, तोते हैं, कुत्ते हैं, जो भी पालतू जानवर हैं, पक्षी हैं, इनको तो, लेकिन क्योंकि उनका नेचर क्या है, खुले आसमान में घूमना या खुले वातावरण में घूमना, तो उनका यही नेचर है। आप उनको बांध के एक जगह एक कमरे में या चाहे एसी में बिठा दो, ये जो घर में कुत्ते पालते हैं उनका देखो कितना बुरा हाल रहता है, वो पूरे दिन भोगते रहेंगे अकेले अकेले, क्योंकि उनको भी कंपनी चाहिए होती है। तो इसलिए वो बोर होते हैं, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो कम होता जा रहा है, इसीलिए बहुत सी प्रजातियां हैं वो नष्ट हो गई हैं। अब देखो, औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। अब ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, 9th में भी था आपके। तो इसमें क्या होता है कि एक संतुलन चाहिए होता है ना, कि पेड़ पौधे भी होने चाहिए, जीव जंतु भी होने चाहिए, सारी प्रजातियां। जो अपने वो खाद्य श्रृंखला नहीं पढ़ी थी 6th 7th में आ जाती है वो, तो कि जैसे एक जीव दूसरे का भोजन है और दूसरा जीव तीसरे का भोजन है, तो इस प्रकार से वो खाद्य श्रृंखला में एक संतुलन बना रहता है। उसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पर कई जीव ऐसे हैं जो बहुत जहरीले हैं, तो उनको दूसरा जीव खाएगा, तो उनसे क्या एक बैलेंस बना रहता है। अगर उनकी अधिकता, कोई भी जीव की अगर अधिकता अधिक हो जाएगी तो फिर वो हानिकारक रहती है। तो इसमें यह है कि औद्योगिक और जो वायु में, क्योंकि समुद्री जीव है ना, ये भी अपने लिए जरूरी है। देखो जब बारिश होती है कितने कीट, ये जो छोटे छोटे मच्छर वगैरह कितने उत्पन्न होते हैं। अब ये भोजन, जैसे अपने घरों में छिपकली रहती है, अब छिपकलियों से लोगों को क्या हो रहा है कि अब बंद घर चल गए, अब कम दिखने में आते हैं ना, तो ये प्रजाति भी धीरे धीरे अब नष्ट हो रही है, क्योंकि उसका जो मेन भोजन था, छिपकली कीड़े मकोड़े यही तो खाती है। अब वो अगर छिपकली घर में नहीं रहने देंगे तो कीड़े मकोड़े अधिक हो जाएंगे। अब दवाइयाँ चल गई, दवाइयाँ डालते हैं, दवाइयों से प्रदूषण होता है। जैसे एक उदाहरण देके बताऊं, जैसे अपन हीट छिड़कते हैं मच्छर मारने के लिए, उससे कितनी स्मेल होती है, सांस नहीं आता ना 15-20 मिनट तो, या कोई लगाते हैं, तो ये कृत्रिम जो संसाधन है उनसे भी अपने पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। और इसी प्रकार से जो समुद्री जीव है उन पे भी ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ना, उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है उसका, वो नष्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यही असंतुलन जो पैदा हो रहा है, इससे ही सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति मरने लगते हैं। समुद्री जहाजों के अपशिष्ट का निस्तारण, समुद्रों में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, समुद्रों में तेल का निकालना और तटों के समीप शोधन करना तथा परमाणु बम के परीक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं। अब जैसे ये तेल टैंकर बताया, ये आ गया समझ में आपके? इसमें क्या होता है कि जो तेल के कुएं होते हैं ना, अब तटीय क्षेत्रों में तेल पाया जाता है, आसाम में मुंबई आई है, तो उनमें तेल अत्यधिक नीचे पाया जाता है, मतलब गहराई में, अधिक गहराई में पाया जाता है तेल। तो उसके लिए ऐसे यंत्र बना रखे हैं कि जो पृथ्वी के अंदर छोड़ते हैं और उनसे ही फिर तेल निकाला जाता है। एक ये परमाणु परीक्षण जो करते हैं, परमाणु परीक्षण जब करते हैं, जैसे अपने यहाँ राजस्थान में भी करते हैं ना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, पोखरण और जैसलमेर में, इनमें, तो इनसे क्या होता है, अत्यधिक जो गैसें निकलती हैं या जो आवाज होती है, तो उनसे फिर वो वातावरण प्रदूषित होता है।
और इससे फिर ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी प्रभावित होते हैं और असंतुलन पैदा हो जाता है इनमें। ठीक है, अब आगे है, भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि औद्योगिकरण में परिवहन के साधनों तथा मार्गों से इनके प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से, अम्ल वर्षा तथा गंदे जल को प्रभावित करने से, भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरता में कमी हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदावाहिनी नदियों के जल स्रोत गंगोत्री, यमुनोत्री सूखने के कगार पर आ गई है। अब गंगोत्री, यमुनोत्री हिमनद है, हिम के पिघलने से ये नदियां निकलती है ना ग्लेशियर से। तो अब क्या होता है कि जैसे प्रदूषण अधिक हो रहा है, उससे जो अपने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तापमान अधिक बढ़ रहा है ना अपना, ये कहते हैं ना कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक बढ़ने से ओजोन जो परत है, जो अपने सूर्य से रक्षा करती है, समतापमंडल में आपने पहले पढ़ा होगा, तो उसमें छेद हो गया है। छेद का मतलब वो क्षति पूर्ण हो गई है। अब वो जो हानिकारक किरणों को रोकती थी ना, वो अब ज्यादा नहीं रोक पाती है, इसीलिए अपने पृथ्वी का तापमान, अपने यहाँ का तापमान अधिक बढ़ रहा है। और तापमान अधिक बढ़ने से अब देखो, पहले कितनी सर्दी पड़ती थी, कितनी बारिश होती थी, 3-3 महीने बारिश होती थी ना। जैसे एक बार बारिश होने लग जाती है, अपने दादा परदादा से सुना होगा ना कि उनके जमाने में बारिश हो जाती, एक जैसे शुरू हो जाती तो 5-5, 6-6, 10-10 दिन तक नहीं रुकती थी बारिश। लेकिन अब बारिश पूरा सीजन चला जाता है, जैसे अब की बार चला गया, 1 या 2 बार बारिश होती है। तो इससे जल स्तर में कमी आ रही है। दूसरा, ये जो नदियां हैं, अब प्रदूषण, जैसे तापमान अधिक बढ़ रहा है तो वो बर्फ ज्यादा पिघल रही है, अब ज्यादा पिघलेगी तो वो फिर उसमें कमी आ जाती है। ये ग्लेशियर से निकलती है ना ये नदियां, जैसे अपने यहाँ मेन नदी गंगा ही तो है, सबसे बड़ी नदी गंगा की सहायक नदी है यमुना, तो उनमें भी अब पानी की कमी आ रही है। यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे और बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा और आगामी पीढ़ियों के पास कुछ विशेष नहीं बचेगा। अतः हमें संवर्धित तथा सुविकसित औद्योगिकरण विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। अब ये जो प्रदूषण हो रहा है, इसकी बजाय अपन को इसके ऑप्शन जैसे कि जिनसे प्रदूषण, अब इस प्रकार की जैसे इलेक्ट्रिक की चीजें अपन घर में यूज करते हैं। पहले जो अपना ये रेफ्रिजरेटर आते थे या जो एसी आते हैं, अब टेक्नोलॉजी हाई हो गई ना, अब ये उस प्रकार की गैसें नहीं छोड़ते हैं ज्यादा, बिजली खपत भी कम करते हैं और जो वो हानिकारक गैसें छोड़ते थे, अब आप देखोगे 15 या 20 साल पुराने जो फ्रिज होते हैं उनमें पीछे तार वार लगे हुए होते हैं, पानी निकलता था, अब उनमें से कुछ भी नहीं निकलता। और इतनी आवाज, जैसे फ्रिज अगर कमरे में रख दिया तो अपन से सोया नहीं जाता ना, उसमें रहा नहीं जाता क्योंकि वो गैस छोड़ता था। लेकिन अब यह हाई टेक्नोलॉजी, इनके ऑप्शन निकाल दिए हैं, कम बिजली की खपत होगी और वो जो हानिकारक गैसें छोड़ते हैं काम वही करेगा फ्रिज, ठंडा करने वाला तो, टेम्परेचर वाला तो, लेकिन उनसे जो हानिकारक गैसें छोड़ते थे उनकी मात्रा कम कर दी है, क्योंकि ये अत्यधिक जनसंख्या लगातार बढ़ रही है पृथ्वी पर, तो इसलिए उनके ऑप्शन निकाले हैं। अब है राजस्थान में औद्योगिकरण। अब राजस्थान में भी यही है, राजस्थान में उद्योगों का विकास अत्यधिक हुआ है क्योंकि यहाँ पर खनिजों का अजायब घर कहा जाता है ना राजस्थान को, तो इसलिए इसमें भी देखो राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है। इसका देश के कुल, अब देखो इसमें खनिज पदार्थ तो अधिक पाए जाते हैं लेकिन उद्योगों का विकास कम किया जाता है इसमें, ठीक है ना। कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान है तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज तथा कृषि आधारित हैं, जो कि राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर और पाली जिलों में केंद्रित हैं। अब कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पर देखो, रत्न, आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प, कला उद्योग और तिलहन उद्योग राजस्थान में प्रथम स्थान रखते हैं। रत्न आभूषण है ना, राजस्थान के जो जयपुर है, इसका मीनाकारी वर्क विदेशों में मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इनमें ये एकाधिकार रखते हैं, मतलब ये उद्योग में पहला स्थान है राजस्थान का। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें, क्योंकि यहाँ कच्चा माल पर्याप्त मिलता है ना, इसलिए। अब राजस्थान के प्रमुख उद्योग है वो अपन कल पढ़ेंगे।